हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। तो आज की वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 9 आपकी एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इस चैप्टर में क्या है, मैंने अपने चैनल पे ना ट्रिगो जो आपका एक्चुअल चैप्टर है, असली वाला चैप्टर 8, वो मैंने कवर किया हुआ है। तो उस वाले चैप्टर में ना हमें फॉर्मूलेस कराए थे, वैल्यूज़ कराई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ वगैरह हमने करी थी, बट हमें ना उस टाइम ये नहीं पता लगा था कि इनका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हमें कुछ पता नहीं लग रहा था, tan 30 sin 30 क्या हो रहा है पता नहीं, समझ तो आ गया था बट उसका एप्लीकेशन नहीं समझ आया था। अब यहाँ पर वही चीज़ है कि आप जो आपने सीखा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उससे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये आपका पूरा एप्लीकेशन नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। तो इस वाले चैप्टर में हमें एप्लीकेशन सिखाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन आई कैसे। ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत ही एंशिएंट सब्जेक्ट है, बट हमें वो जानने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आपका यूज़ हुआ था जब हम एस्ट्रोनॉमी करते हैं, यानी कि जब हम अर्थ से किसी प्लैनेट का डिस्टेंस या फिर किसी स्टार का डिस्टेंस हमने जब देखना होता था, तब ट्रिगो यूज़ होती थी उस टाइम पे, ठीक है, कि अर्थ जो है वो इस प्लैनेट या इस स्टार से कितनी दूर है, तो उसके लिए ट्रिगो यूज़ होती थी। अब यहाँ पर जो हमारी ट्रिगो यूज़ होगी वो यूज़ होगी टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग्स या किसी भी चीज़ का। हमने हाइट या फिर डिस्टेंस निकालना होगा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप जाकर मेजर नहीं कर सकते ना, जैसे कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, आपको लगता है एक्चुअली में लोग वहाँ गए होंगे इंची टेप लेकर मेजर करा होगा उन्होंने? नहीं, ट्रिगो यूज़ करा। तो ट्रिगो आपकी हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करने में यूज़ हो सकती है। वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, हम हाइट एंड डिस्टेंस ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूलेस तो नहीं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए कि जैसे tan 0 डिग्री पे क्या वैल्यू थी, sin 60 डिग्री पे कितनी थी। जो टेबल आपको दिया हुआ है चैप्टर 8 में वो आपका पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको जस्ट एकदम वैल्यूज़ अप्लाई करनी पड़ेंगी। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एंड जस्ट आपने दिमाग में वो देखकर कि कैसे सॉल्व होना है, देन बस वैल्यूज़ अप्लाई करनी है आपने। अगर आपको वैल्यूज़ याद है तो क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। प्लस आपको एक फॉर्मूलेज याद करने हैं, वो एक्चुअली फॉर्मूला तो नहीं है बट चैप्टर की स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था, याद है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो आपके 6 फॉर्मूलेज थे, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन जो आपके इसमें जो 4 और हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ऐसे 6 जो हैं इनके फॉर्मूलेज हैं यही वाले, ओनली बेस एंड हाइट एंड बेस, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर वाले, ये जो 3 जिस फॉर्मूले में ये आ रहा है, ठीक है, आप समझ गए ना बेसिक फॉर्मूले में किसकी बात कर रही हूँ, वरना मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूँगी। तो वो फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, प्लस टेबल याद होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वैसा वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर नहीं नीड पड़ेगी, ठीक है। तो टेबल और वो जो फर्स्ट सबसे बेसिक फॉर्मूले हमने पढ़े थे कि उनकी वैल्यू क्या होती है, मतलब कैसे आप देखते हो कि साइन क्या है, कॉस क्या है, वो चीज़ हमने आपको पता होनी चाहिए। तो पहले तो आ रहा है वाला टेबल, ठीक है, मैंने यहाँ पर शो कर दिया आपको, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो फॉर्मूले थे आपकी एनसीईआरटी में, ये पिक्चर्स जो हैं ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी में अपनी बुक आपकी है साइड में, आप चेक कर सकते हैं। तो ये हैं फॉर्मूलेस, अगर किसी को यहाँ से नहीं समझ आ रहे तो मैंने लिखे भी हैं। ये थे आपके फॉर्मूलेस, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसलिए हम इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कहते हैं, क्योंकि जब आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे इस फॉर्मूले से तो आपका पी अपॉन बी ही आएगा। फिर कॉसेक होता है साइन का रिवर्स, उसका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, देन सेक होता है कॉस का रिवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड देन कॉट होता है टैन का रिवर्स। तो कॉट ऑब्वियसली बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा एंड ये रिवर्स, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये आपको याद है तो इसका मतलब चैप्टर हो जाएगा। अब इस चैप्टर के ये तो आपके थे जो हमने पिछले, आपको मैं बता रही हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए। अब इस चैप्टर को कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, इसके बेसिक्स क्या हैं या कैसे अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूलाज वगैरह, वो कैसे है। तो एक मिनट पहले यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी। इससे जस्ट पहले मैंने आपका एपी का चैप्टर कवर करा एंड उस एपी के चैप्टर में मैंने एक्सरसाइज 5.2 तक कराया, बिकॉज आपका इस बार के सीबीएसई के सिलेबस में
एक्सरसाइज 5.2 तक ही आ रहा है, ठीक है। बट अगर आप में से किसी को भी अगर 5.3 एक्सरसाइज चाहिए, 5.4 चाहिए या एग्जाम्पल्स चाहिए कोई भी कवर, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो वाले पक्का कवर कर लूँगी, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो हमें कवर करना ही पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो अगर आपको कहीं पर भी नीड है तो आप बता सकते हो और वो वीडियो मैं बना दूँगी। अब हम आते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है। तो इस चैप्टर में भी बेसिकली आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। आपको याद होगा चैप्टर 1 जब हमने करा था तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करने के लिए हम ट्रायंगल फॉर्म करते थे ना, ट्रायंगल फॉर्म करते थे। उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता था, बेस होता था एंड हाइपोटेन्यूज भी होता था, ऑब्वियसली होता है ट्रायंगल में, है ना। तो हम ट्रायंगल की हेल्प से ट्रिगो करते थे। यहाँ पर भी सिमिलरली वही चीज़ है। जिन भी चीज़ों का आप हाइट या डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं उनको आपने पहले ट्रायंगल की फॉर्म में देखना है, ठीक है। उस डायग्राम में आपने ट्रायंगल फॉर्म करना है किसी ना किसी तरीके से। अब उसमें क्या होगा, वो जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, ओके, जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है, इसकी हेल्प से देखते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम जो दे रखा है ये कुतुब मीनार है एंड यहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है। उस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुतुब मीनार दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि द लाइन AC ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट टू द टॉप ऑफ द मीनार इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ से जो नीचे से हमें ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसकी लाइन ऑफ साइट हो गई वो। द एंगल BAC सो फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपका जो लाइन ऑफ साइट होती है उसके जस्ट नीचे वाला एंगल, ये कह लो लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल आपका जो बेस है उसके साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। Thus, the line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. तो line of sight आपकी क्या होती है, जो पर्सन देख रहा है, ठीक है, एंड वो जिस चीज़ को देख रहा है ना, वो जो एक समझ लो एक इमेजिनरी लाइन फॉर्म हो गई है उसकी आंखों से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। एंड उस लाइन ऑफ साइट की वजह से फॉर्म होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये एक एंगल है पॉइंट ऑफ व्यू का, ठीक है, बेसिकली। और याद रखना कि ये वो वाला एंगल होता है जो लाइन ऑफ साइट आपकी बनाती है बेस के साथ, ठीक है। ये बेसिकली तब होता है आपका लाइन ऑफ साइट जब आप अपने से ऊंची किसी चीज़ को देखना चाह रहे हो, ठीक है, आप किसी रेज्ड ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है, तब वो बनता है आपका लाइन ऑफ साइट। एंड आपकी आंखों से जो नीचे वाला जो हम आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, जैसे इस इमेज में जो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया उसके बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आई होप एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर है आपको, ठीक है। अगर आप चाहो तो आपकी NCERT बुक से ही मैं आपको दिखा रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ से रीड कर लो या अपनी NCERT बुक निकाल लो, वहाँ से रीड कर लो। रीड करने की बेसिकली वैसे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी। अब वो था आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन यानी कि आप ऊपर की चीज़ को देख रहे हो, ठीक है, तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है आपकी आँख से वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब उससे थोड़ी सी उल्टी सिचुएशन है, ये मान के चलते हैं कि आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, जैसे इस डायग्राम में है, ये जो लड़की यहाँ खड़ी पड़ी है ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रही है, तो ये नीचे की तरफ देख रही है, उससे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब आप कहोगे लाइन ऑफ साइट तो अभी तो तुमने बता दिया, अब तुम कह रहे हो कि ये लाइन ऑफ साइट होती है। हाँ जी, लाइन ऑफ साइट मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस करा दिया, तो वो जहाँ से भी देख रहे हैं ना वो आपकी होती है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। बट फ़र्क क्या पड़ जाता है, जब आपकी लाइन ऑफ साइट नीचे से ऊपर की तरफ बनती है तो उसमें जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो ऊपर से नीचे की तरफ बनती है उसमें जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप यहाँ खड़े पड़े हो एंड ये है आपकी सपोज़ यहाँ पर एक चीज़ है ऊपर यहाँ पर, ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो इसे तो ये है तो लाइन ऑफ साइट ही, ठीक है, आपकी आंखों से देखा जा रहा है तो ये है तो लाइन ऑफ साइट ही। बट ये कह रहे हैं कि अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट अपने नीचे बनाएगी एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंड सपोज अब यहाँ पर आप खड़े हो इधर ऊपर एंड यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये जो बन रहा है आपका, ये जो इमेजिनरी फॉर्म लाइन जो फॉर्म हो रही है वो आपकी फिर से लाइन ऑफ साइट है क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। पर उस केस में लाइन ऑफ साइट के ऊपर जो एंगल बन रहा है यहाँ पर उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इसमें ना यार अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोगों को क्रिएट हो रही है तो एक गुड न्यूज़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस ये दो चीज़ें हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, प्लस जो आपकी वैल्यूज़ है वो याद होनी चाहिए। तो इसमें देखो दोबारा मैं एक बार बता देती हूँ, अगर आप
कहीं नीचे वाली जगह से कोई ऊपर, कोई एलिवेटेड, कोई जो ऊंची जगह है उसे देख रहे हो, तो वहाँ से जो आपका लाइन ऑफ साइट बन रही है उसके नीचे वाला एंगल जो होगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, बिकॉज आप ऊपर देख रहे हो, एलिवेटेड एरिया पे देख रहे हो, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो तो आपकी लाइन ऑफ साइट जो है उसके जस्ट ऊपर एक एंगल फॉर्म होगा ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। देखो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन है सीधी एंड यहाँ पर भी है सीधी, ये आपकी लाइन ऑफ साइट के नीचे है। देखो लाइन ऑफ साइट जो है ये इसके नीचे है हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर लाइन ऑफ साइट के ऊपर है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ढूंढनी है, सीधी वाली जो लाइन होगी लेटी हुई। तो इस केस में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है, इस केस में आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है। नीचे से ऊपर देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा, ऊपर से नीचे देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा, ठीक है। अब मैं और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूँगी इस सिचुएशन को, क्योंकि अब आप कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाओगे। तो अब हम देखते हैं और कुछ समझने के लिए हैं या फिर हम सीधा एग्जाम्पल्स पे हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ बस कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन पता लग गया तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर भी, एंड जो ऊपर भी फिगर है उसमें भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आप इस ट्रायंगल के अंदर कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट और आपके बीच में ये वाला डिस्टेंस कितना है एंड नीचे से डिस्टेंस कितना है, ये सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रायंगल का पार्ट है। ये ट्रायंगल की हाइट है, ये ट्रायंगल का बेस है एंड ये ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है। बस आपको ये एंगल पता लग जाए, आपने वैल्यू पुट कर देनी है आसानी से, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी पड़ी है। इस अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि डिस्टेंस भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए एंड हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हो। चाहो तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, ट्रायंगल का पार्ट है, आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। प्लस एक और चीज़ है यहाँ पर आपने जो ध्यान रखनी है कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। तो आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन आएगी कि हम कौन सा अप्लाई करें, कौन सा अप्लाई करना है। ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी थोड़ी हिंट में पहले ही बता दी। देखो वो जो हमने फॉर्मूला आपका करा था ना, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, वो फॉर्मूले से आपको पता लगेगा कि आपने अपने ट्रायंगल में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है। अगर आपके ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस है, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस है तो आप कॉस यूज़ करो, है कि नहीं। परपेंडिकुलर और बेस है तो टैन या कॉट यूज़ करो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है तो साइन या कोसेक यूज़ करो, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको ट्रायंगल के बारे में गिवन होगी आप आइडेंटिफाई करोगे आपका एंगल कहाँ है, उसके परपेंडिकुलर आपको है, उसका परपेंडिकुलर आपको पता है कि आपको बेस पता है कि आपको हाइपोटेन्यूस पता है। जो भी दो साइड्स आपको पता लग रही हो ना, उससे रिलेटेड वाला आपने रेशियो यूज़ कर लेना है, ठीक है। जैसे साइन जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से रिलेटेड है, सिमिलरली आपका कोसेक भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से रिलेटेड है। कॉस और सेक ये दोनों आपके बेस और बेस और हाइपोटेन्यूस से रिलेटेड है। तो ये चीज़ आपको पता लग जाएगी इन फॉर्मूलेज से आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस गिवन है तो साइन या कॉसेक में से यूज़ करो, प्रेफरेबली साइन यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू आपको एक्चुअली अच्छे से याद होगी। फिर देन बेस अगर हाइपोटेन्यूस है तो कॉस यूज़ करो, परपेंडिकुलर और बेस है तो टैन यूज़ करो, ठीक है ना। ऐसे आपने यूज़ करना है। अब बस यही था जो आपको बताना था। अब हम आते हैं सीधा एग्जाम्पल्स पे। तो इस चैप्टर में आई थिंक आपके 4 एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, नहीं 5 हैं, और नहीं 6 हैं, 1 मिनट, 7 एग्जाम्पल्स हैं टोटल आपके, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। इस चैप्टर में आपकी एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। तो हमें बस ये एग्जाम्पल्स करने हैं एंड ये भी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एंड देन आपको मोस्टली इस चैप्टर में से जो कुछ भी आपके बोर्ड में आ सकता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट आपको ये तो पता लग ही जाएगा कि आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन वैल्यूज़ या फिगर्स चेंज करके आ जाए, डाटा चेंज कर आ जाए, तब भी आपको आएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 पे आते हैं जल्दी से। तो ये आगे एग्जाम्पल 1 आपकी स्क्रीन पे। एग्जाम्पल 1 कह रहा है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। कह रहे हैं एक टावर है जो कि जो आपका ग्राउंड है उस पर वर्टिकली खड़ा हुआ है। तो ऑब्वियस बात है वर्टिकली खड़ा हुआ है तो कैसे खड़ा हुआ है, वो ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कह रहे हैं ग्राउंड पे एक पॉइंट है विच इज़ 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर,
तो कह रहे हैं ग्राउंड पे एक पॉइंट है, तो हम कहेंगे ग्राउंड तो पूरा है, टावर के आसपास सारा ही तो ग्राउंड है, तो कहाँ पर पॉइंट है? वो कह रहे हैं टावर का जो फुट है ना उससे 15 मीटर दूर ले लो, ये आपका बन गया 15 मीटर्स, ये है हमारा पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है कौन सा होता है, नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर वाला एंगल जो होता है, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा आ गया 60 डिग्री। कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कह रहे हैं आपको ये डायग्राम हमने दे दिया है जहाँ पर ये जो है ये टावर है आपका, टावर के फुट से दूर 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, एंड उस पॉइंट से अगर हम टावर को देखें तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है। कह रहे हैं हाइट फाइंड आउट करो। ठीक है, आप चाहो तो इस ट्रायंगल को नाम दे सकते हो, चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट नाम देने से ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा आपको पता लग जाता है कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरा ये जो डायग्राम क्रिएट हुआ है मैंने उसको नाम दे दिया ABC, बिकॉज ये ट्रायंगल है तो तीन वर्टिस, तीन आपके जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने नाम देना था, तो ABC मैंने दे दिया। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि डायग्राम बनाना काफ़ी ईजी है, जस्ट क्वेश्चन पढ़ना है आपने, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है एंड देन डायग्राम बनाना है। और अगर आपका डायग्राम बन जाता है तो क्वेश्चन उसके बाद बहुत ईजी है। ठीक है, डायग्राम जब आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया है तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपने देखना है कि आपकी ट्रायंगल की कौन सी दो साइड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एंगल इन्वॉल्व हो रही है आपकी। अगर देखो जैसे आपका एंगल ये है, ये रहा आपका एंगल, तो ये जो एंगल है इससे रिलेटेड कौन सी साइड्स आपकी इन्वॉल्व हो रही हैं। अब देखो इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, हमने पढ़ा है ना ये चीज़, आपने ट्रिगो के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि एंगल से जस्ट सामने वाली जो साइड है वो होती है उसकी परपेंडिकुलर, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपकी इन्वॉल्व हो रही है परपेंडिकुलर। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है परपेंडिकुलर और इन्वॉल्व हो रहा है उस एंगल का बेस, तो P और B इन्वॉल्व हो रहा है। आपको पता है ये जो साइड है ये हाइपोटेन्यूस है, ना ही तो हमें ये गिवन है ना ही हमें ये फाइंड आउट करनी है, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। हमें B गिवन है और हमें कह रहे हैं P फाइंड आउट करो। अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो आपको पता होगा P और B किन चीज़ों में यूज़ होता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे हैं जिनमें परपेंडिकुलर और बेस यूज़ होता है, वो आपके हैं tan थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, tan थीटा का आपका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का आपका फॉर्मूला हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये दो फॉर्मूलेज आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज आपका P एंड B ही गिवन है। अब इनमें से प्रेफरेबली आपको tan थीटा यूज़ करना चाहिए बिकॉज tan थीटा की वैल्यू आई थिंक ज़्यादा अच्छे से याद रह जाती है और ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो tan थीटा हम ले लेते हैं। ये हमने यहाँ कर लिया, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप कहोगे कि परपेंडिकुलर हमें ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, आपका परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर है AB। ठीक है, AB है ना, एंड बेस है BC, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो यहाँ मैंने नोट डाउन कर लिया tan इज इक्वल टू AB अपॉन BC। P की जगह मैंने डाला AB एंड बेस की जगह मैंने डाला BC। अब बात यह आती है कि थीटा की जगह क्या डाला जाए, tan थीटा की कितनी वैल्यू डालूँ मैं, कितना डिग्री डालूँ। तो आपको पता है यहाँ पर डायग्राम में आपको कितना दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है ना, तो आप यहाँ पर क्या पुट करोगे 60 डिग्रीज। ठीक है, अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया तो बस कुछ नहीं करना, अब यहाँ से आपने वैल्यूज पुट करनी है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की आपकी वैल्यू होती है √3, है ना। AB की वैल्यू आपको गिवन है नहीं, BC की आपको गिवन है डायग्राम से, हाँ जी गिवन है, हमें BC गिवन है 15, यही गिवन है ना BC। आपको tan थीटा गिवन था 60 डिग्री मैंने पुट करा एंड देन मैंने बेस को 15 पुट कर लिया। अब क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो जो जहाँ क्या होगा, यहाँ पर हम ले जाएंगे इसे, ये हमारा हो जाएगा 15√3 इज इक्वल टू AB। बस हो गया, AB फाइंड आउट हमने कर लिया। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोलता, कहते थे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो AB आपकी हाइट ऑफ द टावर थी, पता ही लग रहा है ना, और AB हमने फाइंड आउट कर लिया। तो लास्ट में जस्ट हम एक लाइन छोड़ देंगे कि द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर्स। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आई होप क्लियर है। अगर इसमें कोई भी डाउट है, बिकॉज ये पहला एग्जाम्पल है, तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको कहाँ पर डाउट आया।
ठीक है, इस क्वेश्चन में जस्ट आपने कुछ नहीं करना था, हमने क्वेश्चन से देखकर पहले तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना, हमारा जो फिगर है हमने वो कंस्ट्रक्ट करना है। फिगर में जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है हमने वो नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद उस ट्रायंगल में आपने देखना है कि आपको क्या क्या गिवन है, कि आपको एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, कि हाइपोटेन्यूज गिवन है। देखोगे आप, देन आप उससे रिलेटेड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले आओगे। ठीक है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आप फॉर्मूले में डालोगे आप ये, एंड देन आपने जो भी फाइंड आउट करना है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल आई होप क्लियर है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें कह रहा है एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। कह रहे हैं एक इलेक्ट्रीशियन है जिसने एक कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया है, तो उसे पोल पे चढ़ के, उस पोल की जो हाइट है वो है 5 मीटर, उस पोल पे चढ़कर उसने वो फॉल्ट ठीक करना है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अब वो कह रहे हैं कि उस पोल की तो हाइट 5 मीटर्स है, बट वो पूरे 5 मीटर्स तक नहीं जाएगी, उससे उस 5 मीटर से जस्ट 1.3 मीटर पहले रुक के ही ठीक करना है फॉल्ट। What should be the length of the ladder that she should use, which, when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? तो हमें कह रहे हैं कि एक पोल है 5 मीटर का, एक इलेक्ट्रीशियन को उस पर चढ़ना है, बट वो पूरे 5 मीटर तक नहीं चढ़ेगी, 5 मीटर से 1.3 मीटर कम तक चढ़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें कह रहे हैं कि हमें लैडर की लेंथ कितनी लेनी चाहिए जब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, एंगल ऑफ 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल बोल रखा है ना, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का। अगर हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करें तो हमें ये ले लिया हमने इलेक्ट्रिक पोल, ये मेरा आ गया इलेक्ट्रिक पोल। अब मैं मान के चलती हूँ इस पूरे इलेक्ट्रिक पोल की जो हाइट है वो है 5 मीटर। ओहो, ठीक है, बट उसे समथिंग यहाँ तक जाना है। ठीक है, ये जो है ये है 1.3 मीटर, यहाँ तक उसे जाना है। अब वो कह रहे हैं कि लैडर देखो, जब भी आप रखते हो लैडर ज़मीन पर, ऐसे सीधी तो नहीं खड़ी करते ना, स्लैंटेड खड़ी करते हो ना, तो लैडर जो है वो हमारा ट्रायंगल को कंप्लीट कर देगी। तो ये मेरी हो गई लैडर। कह रहे लैडर जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे हमने रखी हुई है। तो पहली बात तो हमें ये बताओ कि लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि देखो, what should be the length of the ladder that she should use। ठीक है, ये पूछ रहे हैं फर्स्ट। देन वो कह रहे हैं ऑल्सो हाउ फार द फुट ऑफ द पोल शुड बी प्लेस्ड टू द फुट ऑफ द लैडर। कह रहे हैं प्लस ये भी बता देना सेकंड पार्ट में कि हम इन दोनों के फुट को कितना दूर रखें, लैडर के फुट को एंड टावर के फुट को कितनी दूरी पर रखें। तो पहले तो आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, देन हम इस चीज़ पर आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम एक और डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन देखते हैं हमें क्या क्या पता है। तो ये मैंने बना लिया डायग्राम। अब क्या करना है, हमने डायग्राम को नाम देना है। इसे मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। अब ये जो मेरा ट्रायंगल है बी सी डी ही ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ए नहीं आ रहा ट्रायंगल के पार्ट में। तो बी सी डी जो मेरा ट्रायंगल है उसमें मुझे एक तरीके से ये पता है बी सी कैसे पता है यार, ए सी में से जो पूरा आपका 5 मीटर है उसमें से 1.3 माइनस कर लो तो आपका बी सी आ जाएगा। पूरा आपका ए सी जो है वो 5 मीटर है। ठीक है, उसमें से 1.3 माइनस करोगे तो आपका बी सी आ जाएगा, तो आपको बी सी पता लग जाएगा। ठीक है, आपको बी सी पता है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, आप ये निकाल लोगे, है कि नहीं। ठीक है, तो हम पहले बी सी फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे इन द फिगर जो बी सी है, बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। तो 5 माइनस 1.3 ये मीटर में तो आ जाएगा 3.7 मीटर। ठीक है, बी सी की हाइट आपको मिल गई 3.7 मीटर। यहाँ हम लिख लेते हैं, ये आपका है 3.7 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल में अब आपको क्या क्या पता है, आपका एंगल है 60, एंगल के सामने वाली साइड आपको पता है, और एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पता है पहली चीज़ आपको। देन आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि पी एंड एच वाले, अब पी एंड एच किस में होता है, साइन में और कोसेक में।
तो इन ट्राइंगल BCD हम ले रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको एंगल कितना बोल रखा है, साइन 60 अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर है आपका 3.7, सॉरी पहले हम वो लिख देते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है, BC है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है BD। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 3.7 और DC रहेगा, तो √3 इंटू DC इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 और DC इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 बाई √3। ठीक है, तो DC इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 हो जाएगा आपका 7.4 अपॉन √3 है। बट हमें क्वेश्चन में कुछ और भी बोल रखा था, हमें क्वेश्चन के एंड में दे रखा है कि यू कैन यूज़ √3 इज इक्वल टू 1.73, है ना। तो इसीलिए हम √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.73। तो जब हम DC निकालेंगे, हम 7.4 को डिवाइड करेंगे 1.73 से, तो आंसर आ जाएगा 4.278। ठीक है, हमारा DC आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन की टर्म्स में हमें फाइंड आउट करना था सबसे पहले कि what should be the length of the ladder। तो the length of the ladder should be 4.728 मीटर। अगर हम इसका अप्रॉक्स करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं the length of the ladder should be 4.28 मीटर। ठीक है, ये हमने कर लिया है फर्स्ट पार्ट। हमसे एक और क्वेश्चन भी पूछा था उन्होंने, क्या क्वेश्चन पूछा था, सेकंड में हमसे पूछ रहे थे हाउ फार शुड द फुट ऑफ द पोल बी प्लेस्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर। तो ये जो डायग्राम है ये दोबारा हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि अब हमें कुछ चीज़ें और पता है और कुछ और फाइंड आउट करनी है। तो हम एक और डायग्राम बना लेते हैं, चाहो तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड पार्ट के लिए हमें पता है कि ये जो है ये है आपका 4.28 और इस बार हमें फाइंड आउट करना है ये, है ना। तो अब ये जो पार्ट है ये आपके एंगल के लिए बेस हो जाएगा, तो इस बार आपने बेस फाइंड आउट करना है। तो आप चाहो तो बेस फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइपोटेन्यूज, या आप बेस फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर। आप चाहो तो कुछ भी चूज़ कर सकते हो, मैं परपेंडिकुलर के साथ कर रही हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड पार्ट के लिए इन ट्राइंगल BCD आपका क्या है। अब देखो मेरे पास क्या क्या अवेलेबल, मैंने अभी आपको बोला कि मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस एंड दिस। तो ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा मेरा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस वाले में होता है, टैन में होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में टैन आपका फिर से 60 डिग्री डालेंगे हम, क्योंकि एक ही एंगल हमें गिवन है। परपेंडिकुलर है आपका BC और बेस है आपका CD। तो टैन 60 इज इक्वल टू √3, BC है आपका 3.7 अपॉन CD। तो CD इज इक्वल टू 3.7 √3। √3 की वैल्यू आपने कितनी अप्लाई करनी है, 1.73। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.14 मीटर। तो क्वेश्चन आपका था कि हाउ फार शुड द फुट ऑफ द लैडर बी प्लेस्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सो द फुट ऑफ द लैडर शुड बी प्लेस्ड 2.14 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है आप लोगों को, ये वाला एग्जाम्पल। अगर ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो भी कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल 3 हमें कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। कह रहे हैं एक ऑब्जर्वर है जो कि इतना टॉल है। ओके, ये आ गया हमारा ऑब्जर्वर। तो कह रहे हैं ऑब्जर्वर जो है वो हमारा 1.5 मीटर टॉल है, ये आ गया 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। कह रहे हैं वो जो ऑब्जर्वर है वो इतना मीटर दूर है फ्रॉम अ चिमनी। यहाँ पर चिमनी आएगी आपकी, इधर चिमनी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45। तो कह रहे हैं चिमनी बहुत लंबी है एंड इसकी आंखों से, ठीक है यहाँ से नहीं, इसकी आंखों से, ऑब्जर्वर की आंखों से
जो चिमनी की टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 45। तो आप यहाँ 45 बनाओगे, इधर नहीं, ठीक है। उसकी आई के लेवल से 45 है। जहाँ पर भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो वहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी एंगल के बेस के लिए, ठीक है ना। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, तो आपने ये हाइट पूरी फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज़ें आपको डायग्राम में गिवन है, ठीक है। अब इसी से लेकर हमने हाइट फाइंड आउट करनी है चिमनी की। तो मैंने थोड़ा साफ सा डायग्राम बना लिया। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, ट्रायंगल को नेम दो। तो हम नेम देते हैं इसे ए बी सी डी एंड ई, ये दे दिया हमने अपने डायग्राम को नेम। अब हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी की हाइट के लिए हमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है जो छुपी हुई है यहाँ पर, डायरेक्ट नहीं गिवन इन्होंने, डायरेक्ट नहीं दे रखी इन्होंने। तो पहली चीज़ तो ये है कि ई बी इज इक्वल टू डी सी होगा। ई बी इज इक्वल टू डी सी, क्यों? बिकॉज ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि फिगर में ई बी डी सी जो है वो पैरेललोग्राम है। आपको साफ पता लग रहा है ना कि ये पैरेललोग्राम है नीचे वाला हिस्सा। तो जब पैरेललोग्राम होता है तो क्या होता है, ई बी जो है वो सी डी के इक्वल हो जाएगा। सिर्फ ई बी थोड़ी ना सी डी के इक्वल होगा, इसके अलावा भी तो होगा, वो होगा ई डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया ई बी इज इक्वल टू सी डी। ई बी और सी डी कितना, सी डी तो है आपका 28.5, तो अब ई बी भी 28.5 हो जाएगा। तो हमने ये भी बता दिया कि ये जो लाइन है ये भी 28.5 है। प्लस ई डी आपका था 1.5, तो बी सी भी है आपका 1.5, ये भी हमने बता दिया। अब ये चीज़ होने से ना बड़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें कैसे क्लियर हुई, देखो आपको डायग्राम में ना इस ट्रायंगल में काम करना था, क्योंकि आप ट्रायंगल के अंदर ही काम कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी ट्रायंगल के अंदर ही लगेंगी। और जो आपका ट्रायंगल था वो था ये पार्ट ओनली, ये जो है ओनली ये वाला, ठीक है। ये जो नीचे वाला बॉक्स था ना जिसे हमने पैरेललोग्राम बोला, ये ट्रायंगल का पार्ट नहीं था ऑब्वियसली। तो अब इस ट्रायंगल में हमने लेना था। तो इस ट्रायंगल में अब हमें ये पता है ना कि ट्रायंगल का बेस हमें पता लग गया 28.5 है, और ट्रायंगल की जो हाइट है वो भी हमें पता लग जाएगी बाय सब्ट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्टिंग तो नहीं, बट ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं अब, है कि नहीं। जब आपको बेस पता है, आपको एंगल पता है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो ट्रायंगल की हाइट। हम यहाँ लिखेंगे आपका इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में आपको क्या क्या है, आपको निकालना जो है, जो आपको हाइट निकालनी है वो एंगल के लिए हुई परपेंडिकुलर, और हमें गिवन है बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है, टैन में। तो हम लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन में आप कितना लगाओगे डिग्री, 45 लगाओगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका है ए बी, ओनली ए बी, ठीक है। ट्रायंगल का पार्ट ए बी ही है, ए सी नहीं है, ओनली ए बी लोगे आप। देन बेस क्या है आपका, ई बी। टैन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ए बी का आप ए बी लिखोगे क्योंकि वो तो हमें फाइंड करनी है हाइट। एंड ई बी जो है वो हमने यहाँ पैरेललोग्राम के हिसाब से देख लिया था कि ई बी है हमारा 28.5। तो हमारा जो ए बी हो जाएगा, ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू 28.5। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ए बी अब आपका आ गया 28.5। बट अब आपने ये नहीं लिखना कि ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द चिमनी, ये नहीं लिखना आपने। ए बी थोड़ी ना हाइट है, ए सी है हाइट। ए सी पूरा फाइंड आउट करना है आपने। तो अब ए सी कैसे करेंगे, ए सी बहुत ईजी है। ए सी इज द हाइट ऑफ द चिमनी, और ए सी जो है इट्स इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी अभी आपने निकाला 28.5, और बी सी भी तो निकाला था, ये बी सी नहीं देखा था हमने, ये देखो बी सी हमारा निकला था 1.5। तो ये आपका आ जाएगा 30। तो द हाइट ऑफ द चिमनी इज 30, ठीक है। यहाँ से आई होप क्लियर है। ए सी हमारी हाइट थी चिमनी की, हमने ए सी निकाल दी 30, तो द हाइट ऑफ द चिमनी इज 30। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को, ये वाला एग्जाम्पल। अगर कहीं भी डाउट है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प लीव कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर आपको एग्जैक्टली डाउट आया, ठीक है। एंड देन मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी उस कमेंट पे कि आपको डाउट मतलब कैसे आ रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है।
तो अब इसके बाद वाले जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे, एग्जाम्पल 4 से लेकर 7 तक, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आगे की वीडियोस मिस ना करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।